Assalamualaikum. Today we will be studying about criminology. अगर आपने criminology को choose करना है as an optional subject or if you have already made the decision, I'm going to cover the whole syllabus inshallah in these lectures. तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम क्रिमिनोलॉजी का बेसिक्स देखेंगे. व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी जैसे कि नेम से पता लग रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम. अब व्हाट इज एक्चुअली अ क्राइम? क्राइम क्या होता है? तो क्राइम जो है, कोई भी एक्ट होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं एज कोट अनकोट क्राइम अंडर द लॉ. इसका मतलब ये है, क्राइम इज बेसिकली अ ह्यूमन कंडक्ट विच वायलेट्स द क्रिमिनल लॉ. यानी आपका ऐसा कंडक्ट, अ ह्यूमन कंडक्ट और एक्शन दैट वायलेट्स, जो खिलाफ वर्जी करता है द लॉ ऑफ द स्टेट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम. जैसे अगर पाकिस्तान के लॉ में है कि यू कैन नॉट ड्रिंक एंड यू आर कॉट ड्रिंकिंग, देन यू हैव कमिटेड अ क्राइम. ठीक है. अब यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लॉ की नज़र से क्राइम को देख रहे हैं. तो एक चीज़ जो कि एक जगह पे लॉ है, अ, तो वहाँ पे क्राइम कंसिडर हो रही है. तो किसी दूसरी जगह पे अगर वो लॉ नहीं है तो वहाँ पे वही चीज़ क्राइम कंसिडर नहीं होगी. सो इट इज़ लाइक वी आर सीइंग इट थ्रू लॉज कि एक चीज क्राइम है या नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पर उसके खिलाफ लॉ मौजूद है या नहीं है. अब आपको पता है लॉज क्यों बनाए जाते हैं? लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक. लॉज और कानून बनाने का मकसद क्या होता है? कि लोगों को उनके राइट्स मिल सकें और लोगों के राइट्स उनके पास हों और उनका वेलफेयर जो है उसको भी मेक श्योर किया जा सके. तो इसका मतलब ये है कि क्राइम बेसिकली क्या हुआ? Crime is any action which goes against the rights. यानी क्राइम कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि लोगों के राइट्स के खिलाफ, उनके हकूक के खिलाफ जाता है. लाइक मेरे पास राइट है, राइट टू लाइफ इज माय राइट, राइट टू लिबर्टी इज अगेन माय राइट. सो इफ समवन, गॉड फॉरबिड, किल्स समवन, तो उसने उससे जीने का हक छीन लिया, उसका राइट छीन लिया. दैट इज व्हाई इट इज अ क्राइम. सिमिलरली अगर किसी को डिटेन किया है, किडनैप किया है, उसकी आपने लिबर्टी जो है वो आपने उससे छीन लिया, उसका राइट था. तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कमिटेड एन एक्ट जिसको हम कहेंगे क्राइम. सो नाउ वी हैव सीन दीज डेफिनेशन. अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस तरह से डिफाइन करती है क्राइम को? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्राइम बेसिकली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है, कोई भी ऐसा एक्शन, एनी एक्शन और ओमिशन. ओमिशन क्या होता है? जब आप खुद से कोई चीज निकाल देते हो, यू नो, यू ओमिट समथिंग, समथिंग दैट यू वर सपोज टू डू एंड यू डिड नॉट डू, तो उसको भी ओमिशन में कंसिडर किया जाएगा. लाइक यू आर सपोज टू, यू नो, गिव टैक्सेस, तो अगर आप टैक्सेस नहीं दे रहे तो यू हैव ओमिटेड दैट, सो आपने तब भी क्राइम कर लिया है. तो कोई एक ऐसा एक्शन जो आपका करना बनता था लेकिन आपने नहीं किया, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम. सो एक्शन भी हो सकता है या ओमिशन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब एंटर होना था, आपने प्रॉपर जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू एंटर होना था और आपने सारा सामान चेक कराना था, लेकिन आप किसी बैक डोर से एंटर होते हैं. ठीक है. आपने एक वो जो नेसेसरी स्टेप था आपने वो ओमिट कर दिया. दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज क्राइम. सो कोई भी एक्शन या ओमिशन विच constitutes as an offense and is punishable by law. अब इसमें देखें, आप पेपर देने जाते हैं बीपीएससी एफपीएससी का, इफ यू आर कॉट चीटिंग तो यू नो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. हालांकि इससे लोगों की, यू नो, इट्स नॉट कि आपने डायरेक्टली किसी को बहुत हार्म किया है, बट यू हैव, यू नो, ट्राई टू what would exploit some and take advantage of something. ठीक है. तो that would be considered as a crime. So कोई भी एक्शन या ओमिशन जिसको ऑफेंस समझा जाता है और वो पनिशेबल हो बाय लॉ, उसको हम कहेंगे क्राइम. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी.
क्राइम बेसिकली ऐसा है, आप जब वो बियॉन्ड चला जाता है पर्सनल एंड इनटू द पब्लिक स्फीयर। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी चीटिंग की एग्जांपल मैंने दिया, इफ आई एम कॉट चीटिंग, नाउ दिस इज माय पर्सनल एक्ट, इट इज माय चॉइस, बट माय चॉइस डज अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो पब्लिक स्फीयर में चला गया ना, क्योंकि मैं एक गलत तरीके से एडवांटेज से एक चीज हासिल कर रही हूँ, जिसकी वजह से बाकी लोगों के चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब कम हो गए हैं। तो दैट इज कि वो अब मेरे पर्सनल से हटकर वो पब्लिक को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड क्राइम। अब क्राइम में बेसिकली वॉयलेशन होती है ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये अब सर विलियम ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन है। सर विलियम ब्लैकस्टोन, ही डिफाइंस कि क्राइम इज वॉयलेशन, खिलाफ वर्जी है ऑफ द पब्लिक्स राइट्स एंड ड्यूटीज। सिंपल एज दैट। अगेन इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक की जो भी राइट्स हैं, वो जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करे हो, सो यू आर कमिटिंग अ क्राइम। अब यहाँ पर फ्लाइंग काइट्स या काइट फ्लाइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है 2001, उसको भी हम ऑफेंस को क्या कंसिडर करते हैं, क्राइम कंसिडर करते हैं। अब हालांकि एक्ट इन इटसेल्फ यू वुड थिंक कि ओके दिस इज सिंपल, इससे इतना कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता काइट फ्लाइंग से, बट क्योंकि ये पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो फिर देयर इज अ लॉ। और क्योंकि लॉ है, तो आप लॉ के खिलाफ कुछ करेंगे, तो देन डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग इज द क्राइम। आई होप अभी तक क्राइम की डेफिनेशन क्लियर होगी कि क्राइम हम किसको कहते हैं। अब क्राइम्स के लिए या किसी भी किस्म की क्राइम के लिए कुछ शराइत होती हैं या कुछ एलिमेंट्स होती हैं जो होना जरूरी होते हैं। यहाँ पे आई वुड बी कवरिंग एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। एक अमल को कौन सी चीज जो है वो क्राइम बना देती है। नंबर वन, पहली एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एक्शन। कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ हरकत की है, इसको हम एक्टस रियस भी कहते हैं। यू डिड समथिंग, दैट इज अ क्राइम। ठीक है। सेकेंड, आप जब वो एक्शन कर रहे थे, तो आपकी मेंटल स्टेट भी जो है वो देखी जाएगी, यानी आपके पीछे में क्रिमिनल इंटेंशन थी, that would be considered as mens rea. Mens rea is all about कि आपका mindset क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था when you were doing a certain thing. That is mens rea. तो किसी क्राइम के अंदर एक शख्स की हरकत तो शामिल होती है, लेकिन अगर उसने हरकत बगैर सोचे कर दी है, तो फिर तो उसका गिल्टी माइंड नहीं था, तो तब तक हम उसे क्राइम नहीं कह सकते। सो क्राइम के अंदर एक्शन भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, एक और चीज जो क्राइम के अंदर होनी चाहिए, वो कॉजेशन होनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन दैम वन बाय वन। कॉजेशन का मतलब ये है कि आपकी ही हरकत की वजह से एक आउटकम आया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई हैड इंटेंशन टू किल समवन, मेरे पास मेंजरिया है, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन है, एंड देन आई टेक एक्शन कि मैं पॉइजन लेकर आती हूँ, एंड आई ड्रॉप some poison in somebody's water bottle or something like that. Now I have committed the action, but let's say कि उस बंदे ने अभी he did not drink water, or even if he did, वो पहले से ही उस बंदा जो है he was suffering from something and he dies. अब हालांकि I have done the action, मैंने एक्ट कमिट किया है और मेरी इंटेंशन भी थी, लेकिन उसकी डेथ चूंकि मेरे जहर की वजह से नहीं हुई, तो फिर भी इसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको क्राइम कंसीडर किया जाएगा इस सेंस में कि आई इंटेंडेड टू मर्डर, बट आई डिड नॉट कमिट अ मर्डर। क्यों? क्योंकि जो आखिर में हमारे पास आउटकम आया है, ये आउटकम के बेसिस पे है। क्या आउटकम जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है एक्शन का, या आउटकम किसी और वजह से आ गया है? ठीक है, कॉजेशन बताते हैं आउटकम शुड बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्शन। Number four. Number four is concurrence. Concurrence क्या कहती है?
कंकरेंस इज ऑल अबाउट कि दो चीजें एक ही टाइम पे हो रही हैं। लेट्स से कि मेरी इंटेंशन थी टू, अगेन लेट्स टेक एग्जांपल, टू किल समवन। नाउ इंटेंशन इज देयर दैट आई वांट टू किल समवन, एंड मैंने कोई लेट्स से प्लान भी बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन आई वाज ड्राइविंग, और गलती से वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ गया, एंड बाय चांस मैंने उस गाड़ी उसको लगी और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए, मेरा स्टार्टिंग में प्लान था उसको मारने का, यस मे बी था, बाय गिविंग हिम पॉइजन। देन सेकंड में देखिए मेरा एक्शन हुआ है, यस आई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उस एक्सीडेंट के रिजल्ट में बंदा मर भी गया है। तो यस आई हैव, व्हाट आई डिड बिकेम द कॉज ऑफ डेथ। कॉजेशन भी है, मेरा एक्शन भी है, और मेरी इंटेंशन भी थी कि मैंने बहुत टाइम से आई वाज इंटेंडिंग टू किल अ पर्टिकुलर पर्सन। बट चूंकि ड्राइविंग करते हुए उस दौरान वो बाय चांस मेरे आगे आया, एंड देन इट हैपेंड ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि एट दैट टाइम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, उस टाइम पे आई डिड नॉट इंटेंड टू किल। इसका मतलब ये है, जिस टाइम पर एक्शन हुआ है, क्या उस टाइम पर ही इंटेंशन थी या नहीं थी। यानी एक्शन और इंटेंशन सेम टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। एक्शन एंड इंटेंशन एट द सेम टाइम। Now we will explain it with the help of some famous example. अब इसके अंदर हमारे पास एक्टर्स रील्स को देखें तो बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि सिमिलर सिंपली देखा जाता था कि किसी ने कोई एक्ट कर दिया है, एक्शन उन्होंने देख लिया है कि ओके इसने बंदा मार दिया है, इसको सजा दे दी जाए, ठीक है। कॉर्पोरियल किस्म की, खतरनाक किस्म की सजाएं दी जाती थी। अब उसमें ये नहीं देखा जाता था कि इस बंदे की मेंटल स्टेट ठीक थी या नहीं थी, आया कि कोई अंधा बंदा तो नहीं है जिसको लगा वो दरख्त काट रहा है और उसने पूरा बंदा ही काट डाला है। उम, उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, या वो जो विक्टिम है जो मर गया है, क्या पता वो इसको मारने आया और इसने सेल्फ डिफेंस में मार दिया हो। तो वो इंटेंशन के ऊपर गौर होता ही नहीं था, सिंपली एक्शन को देखा जाता था, एक्शन बुरा है सजा दे दो, दैट्स इट। एक्शन को सिर्फ देखा जाता था, सिर्फ एक्टिव को देखा जाता। सेकंड में फिर क्रिमिनल इंटेंट की बात हुई, इंटेंट में मेंस रिया में। अब ये जो मेंस रिया है, इसके अंदर देयर इज अ केस। अब ये जो यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अबाउट मेंसरिया, यानी मेंटल, जो इंसान की इंटेंशन थी दिमाग के अंदर या नहीं थी, मेंसरिया। नाउ मेंसरिया इज ऑल अबाउट इंटेंट। अब यहाँ पे केस क्या आया था, मेंसरिया का पहला जो अप्लाई हुआ था केस, वो था फोकनर का। फोकनर का केस था 1877। अब हुआ ये कि फोकनर जो है ही वांटेड, अब उसकी इंटेंशन क्या है, ही वांटेड टू स्टील रम, ठीक है। ये रम जो है वो चोरी करना चाहता था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ये सेलर था, ये एक शिप में एंटर हुआ, ठीक है। अब अंधेरा होगा गालिबन, ही लिट अ मैच, ठीक है। उसने जलाई, उसके बाद आपको पता है रम एंड ऑल ये फ्लेमेबल होती हैं चीजें। अब जैसे ही उसने ये माचिस जलाई, क्या हुआ, शिप कॉट फायर, कश्ती को आग लग गई। अब उसके ऊपर जो चार्ज डाला गया, ही वो चार्ज ऑफ आर्सन। आर्सन क्या होता है, कहीं पर आग लगा देने का अमल जो होता है फॉर क्रिमिनल रीजन की वजह से, जब आप किसी का नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन में आग लगाते हो, दैट इज आर्सन। तो मेंसरिया में फॉकनर है। फॉकनर के केस में हमें क्या पता लगा है कि शख्स चोरी की नीयत से आया है, उसने माचिस जलाई और गलती से आग लग गई। अब उसको आर्सन का भी चार्ज दिया गया और उसको थेफ्ट का भी चार्ज लगा। उसके बाद में अपील, कोर्ट ऑफ अपील ने बताया कि इसको सिर्फ थेफ्ट का जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आर्सन का जिम्मेदार ये शख्स नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी नियत शिप को आग लगाने की नहीं थी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास मंजरिया। इसमें लास्ट टाइम एक मैगजीम्स के अंदर, लीगल मैगजीम्स के अंदर भी हमने देखा था कि एक ऐसा एक्ट
जिसमें इंसान की अपनी ज़हनी इंटेंशन शामिल ना हो, वो क्राइम कंसिडर नहीं होता। ठीक है, मेंजरिया होना जरूरी होता है फॉर क्राइम। अब हालांकि उसका क्राइम थेफ्ट का हो चुका है, बट क्योंकि वो आग लगाने की तो नियत नहीं थी, तो आर्सन जो है वो क्राइम उसके हिस्से में नहीं आएगा। देन ये जो कॉजेशन है, इसमें एग्जांपल अगेन आई हैव गिवन, बट अगेन मैं यहाँ पे बताती हूँ, फेमस एग्जांपल जो है वो सेम ही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ समवन नेम्ड वाइट। अब इन्होंने क्या किया, ही वॉज अ मैन, ही वॉन्टेड टू किल हिज मदर। ठीक है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है किल द मदर। अब वो है कैसे कि उनकी जो वालिदा मोहतरमा है वो सोने से पहले दूध लेती हैं। सो व्हाट ही इंटेंडेड इज ही वांटेड टू पॉइजन, उसको जहर डाल देंगे, पॉइजन इन द मिल्क। उसने उस दिन उसके दूध के अंदर जहर डाला, बट मदर टुक अ फ्यू सिप्स, उसने थोड़ा बहुत पिया, ज्यादा नहीं पिया, और मदर की डेथ हो गई। बट मदर डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। अब यहाँ पर देखें, इस केस में उसने मारने का सोचा भी हुआ है, मैट्रिसाइड सोचा हुआ है, उसने जहर भी डाल दिया है, लेकिन क्योंकि जो आउटकम आया है, आउटकम हालांकि उसकी पसंद का ही आया है, चाहता था कि हम गुजर ही जाएं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उसके एक्शन की वजह से नहीं आया, वो जहर की वजह से नहीं फौत हुई, बल्कि वो हार्ट अटैक की वजह से फौत हुई है, तो इसका मतलब ये है कॉजेशन नहीं है। तो अभी भी इस शख्स को मर्डर का आप क्राइम के लिए सजा नहीं दे सकते, आप इसे इंटेंशन टू मर्डर में ही कंसिडर करेंगे। देन देयर इज अ थर्ड केस, कंकरेंस जिसकी बात होती है। अब ये कंकरेंस में भी एग्जाम्पल वही शरी की एग्जाम्पल है। नाउ दिस वुमन वाज सिक ऑफ हर हस्बैंड लाइक मोस्ट वुमन आर। सो व्हाट हैपेंड कि उसने सोचा कि मैं एक हैंड गन लेती हूँ एंड आई विल जस्ट एंड हिम। ठीक है, उसने प्लान डिस्कस भी किया है विद फ्रेंड्स। अब जब उसने फ्रेंड्स से डिस्कस किया, इसका मतलब ये है कि अब सबूत भी है हमारे पास कि वो वाकई में इसकी इंटेंशन थी, यानी मंजरिया था। उसके बाद लेट्स से कुछ दिन बाद जो है वो अपनी गाड़ी चला रही थी और गलती से हस्बैंड जो है वो सामने आ गया। ठीक है, सडनली husband stepped in front of her car, died at the spot, वहीं पर जो है वो गुजर गया। अब इसमें देखें, एक्टर श्रेयस भी है, उसकी गाड़ी की वजह से बंदा मारा है, यस। मंजरिया भी है, क्या वो बहुत टाइम से प्लान करी है उसको मारने का, यस। बट अब क्योंकि ये इस तरह से नहीं मारना चाहती थी, इस टाइम पे नहीं मारना चाहती थी, इसका मतलब ये है कि जब इस शख्स की डेथ हुई है उस टाइम पे एक्टस रियस यानी एक्शन और इंटेंशन दोनों ये नहीं थी। ठीक है, यानी ये दोनों अगर इसी टाइम पर होती हैं तो उसको फिर हम कंकरेंस कहते हैं। ठीक है, कि वो हैंडगन लेकर गई है, वहीं पे जाके वो टिश्यू करके शूट कर आई है, लेट्स से, तो हम कहते हैं हाँ इसका एक्शन शूट करना, इंटेंशन मारना चाहती भी थी, बंदा मर गया, मर्डर का चार्ज दो। लेकिन हालांकि अब उसने इंटेंशन दी है, लेकिन बहुत पहले दी है, उसका एक्शन उससे हुआ है, बट जब एक्शन हुआ है उस टाइम पे उसकी वो इंटेंशन नहीं है। ठीक है, सो अभी भी इसको हम क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। उसको अगेन चार्जेस लगा सकते हैं, किस चीज़ के चार्जेस होंगे, इंटेंशन टू मर्डर के होंगे, वो हमें आइडिया मिल गया है थ्रू द फ्रेंड्स। दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये क्रिमिनोलॉजी का आई विल जस्ट शेयर सिंपल ओवरव्यू। क्रिमिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्राइम। क्राइम क्या है, कोई भी एक्ट या कंडक्ट जो कि वायलेट करता है लॉ को। लॉ सेफ गार्ड करता है राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक। सो हर वो एक्शन जो कि लोगों के या पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट आता है उसको क्राइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करती है, एनी एक्शन या ओमिशन, कोई एक्शन ना करना जो आपका करना बनता था, या ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफेंस, जिसको ऑफेंस जो है वो माना जाएगा और पनिशेबल है बाय लॉ, दैट इज अ क्राइम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसके बाद क्राइम जो है पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज की वॉल्यूशन होती है। उसमें फिर हमने देखा है एलिमेंट्स क्या क्या है क्राइम्स की। एलिमेंट्स में क्राइम हम तब कहते हैं जब एक बंदे ने कोई काम किया है, एक्शन किया है, देन उसके पीछे उसकी नियत भी थी, इंटेंशन भी थी, देन उसके एक्शन की वजह से रिजल्ट में जो चीज हुई है वो भी क्राइम ही है।
यानी कि उसने जो एक्शन किया है उसके बाद उसके एक्शन की वजह से ही आउटकम आया है, ठीक है। जिसमें हमने ये अभी एग्जांपल दी है मिल्क वाली। देन लास्टली कंकरेंस क्या है? कंकरेंस ये है कि जब एक्शन हो रहा था उसी टाइम पे उस चीज की इंटेंशन भी थी, और जो आउटकम आया है वही जो है वो क्रिमिनल डिजायर कर रहा था। दैट वाज सिंपली दैट। नाउ वी हैव स्टार्टेड लाइक थोड़ा बहुत हमें बेसिक्स का समझ आ गया। अब क्राइम्स की एलिमेंट्स आपने देखनी है। अब क्राइम्स की कुछ टाइप्स होती हैं। दो तरह का क्राइम होता है। Here I will be writing this. Two types of crimes. एक क्राइम वो होता है जो होता है माला इनसे, that is wrong in itself. अब माला का वर्ड जहां पे भी आता है ना, चाहे वो मैल फॉर्मेशन हो, चाहे वो मैल न्यूट्रिशन हो, माला का वर्ड होता है अब नॉर्मल के लिए, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, उसके लिए हम वर्ड मैल यूज करते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज का हम लिखते हैं कि वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया, कि समथिंग हैपेंड टू हर ड्रेस, ठीक है। तो माला इनसे इज लाइक कोई एक्शन था जो रॉन्ग है इन इट्स ओन सेल्फ, लाइक लेट्स से कि मर्डर है, हमें पता है रॉन्ग, हमें किसी और चीज की उसमें जस्टिफिकेशन या कुछ एडिशनल फीचर्स की जरूरत ही नहीं है। देन देयर इज अनदर, दैट इज माला प्रोहिबिटा। माला प्रोहिबिटा क्या है? वो गलत इसलिए है क्योंकि उसे मना किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसको लॉज के थ्रू, या इट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट्यूट, स्टेट लॉज जो है उसको मना करते हैं। लेट्स से हम इसमें एग्जांपल देख रहे हैं काइट फ्लाइंग की। अब क्या ही नुकसान हो जाएगा अगर दो लोग, you know, they will just simply fly kites, बट क्योंकि गवर्नमेंट या स्टेट ने मना कर दिया है तो इस वजह से दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। अब दो तरह के क्राइम्स हमें पता लग गया, माला प्रोहिबिटा एंड माला इन से। दीज आर बोथ considered as crimes. I will change the color. Okay. अब ये हमारी पहली स्लाइड जो है वो बेसिक्स की तैयार हो गई है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग इज अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या है, ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि क्राइम क्या है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली criminology, and I will have my board ready over here. Now we are going to study what is criminology. हमें पता लग गया it is study of crime is called as criminology. Literal meaning है study of crime and criminals. Study of crime and criminals is called as criminology. अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, जिसमें एक साहब जो है दैट इज एडविन सदरलैंड, ही इज फेमस, इसका नाम आप बहुत आगे भी सुनेंगे। एडविन सदरलैंड, उसने डिफाइन किया है क्रिमिनोलॉजी को as study that deals with the process of law making, law breaking, and response to law breaking. रिमेम्बर, क्राइम, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये कि एक्शन सिर्फ एग्जिस्ट करता है, लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि वो उसको क्राइम बना देते हैं। लाइक एनिमल्स वर्ल्ड में, जब हम अगर नेचर में देखें, स्पीशीज किल स्पीशीज, हमारे पास नेचर में प्रेडेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं इट्स नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ देयर नेचर, हम उसके ऊपर लेवल नहीं लगाते। तो बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं क्राइम इज वेरी नेचुरल फिनोमेना। तो इसको जो चीज़ अननेचुरल बनाती है वो ये है कि लॉज इसके अगेंस्ट आते हैं। तो यानी लॉ पहले बनाया जाता है, तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर प्रोसेस आता है लॉ मेकिंग का भी, लॉ बना गया, फिर लॉ टूटा है, लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है,
और अब क्योंकि लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है तो जाहिर सी बात है कि अब लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जरूरी है कि जिसने खिलाफ वर्जी की है उसको कोई ना कोई सजा दी जाए ताकि वो आइंदा जो है लॉ को ब्रेक ना करे। ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस होगा लॉ का बनना, उसके पीछे क्या वजूहत थी, लॉ क्यों बनाया गया है, यकीनन किसी न किसी के राइट्स के अगेंस्ट जो है वो काम हो सकता होगा, या इसलिए तो लॉज बनाए गए ताकि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। लॉ बनाया गया, फिर किसी ने लॉ तोड़ दिया, वट एवर रीजन, लॉ ने तोड़ा है, राइट्स लोगों के कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, अब हमने उसको सजा देनी है इस तरह से ताकि सोसाइटी में इस तरह की चीजें बार बार ना हो। ठीक है। इसको हम कहते हैं, एडविन सदरलैंड ने इस सारी डोमेन को एक्सप्लेन किया है एंड ही कॉल्स इट एज क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी है ना, इसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नंबर वन ब्रांच इसकी क्या है, इज जनरल ब्रांच। जनरल में हम क्या देखेंगे, सिंपल हम देख रहे हैं क्राइम की स्टडी एंड क्रिमिनल की स्टडी। ठीक है, यानी एक्शन और एक्शन करने वाले उनकी स्टडी। सेकंड में हम देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में हम क्या देखते हैं, अब हम स्टडी करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को कि ये आया कहाँ से है, इसकी वजूहात क्या है, बैकग्राउंड क्या है। और क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको क्या कर सकें, स्टडिंग क्रिमिनल बिहेवियर सो वी कैन रिफॉर्म। अगर हमें पता हो कि एक चीज क्यों हुई है तो फिर हम यकीनन उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ गलत क्यों हुआ है तो हम उसको यकीनन ठीक करने की जाने भी तभी जा सकते हैं। तो जनरल ब्रांच को कोई भी परवाह नहीं है, वो सिर्फ क्रिमिनल और क्राइम को स्टडी कर रही है। जो स्पेसिफिक है वो उसकी वजूहात के अंदर डाल रही है। ठीक है, वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्राइम होता क्यों है और किस तरह से इस चीज को खत्म किया जा सकता है। अब क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंस है जिसमें हम डिफरेंट साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, बिहेवियर भी पढ़ते हैं, क्रिमिनल फिनोमिनन को भी पढ़ते हैं, विक्टिम्स को भी पढ़ते हैं जो क्राइम्स का शिकार होते हैं लोग। अब यहाँ पर जो एक कोटेड डेफिनेशन है अगेन, दैट इज फ्रॉम, आई थिंक आई शुड ऐड इट ओवर हियर। ओके, अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किन साहब ने दिया है, हिज नेम इज डोनाल्ड ट्रेसी। हाँ, डोनाल्ड ट्रेसी क्या कहते हैं, ही सेइंग दैट द साइंटिफिक अप्रोच, रिमेंबर साइंटिफिक अप्रोच में हमेशा हम वजह, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, बैकग्राउंड, मल्टी फैक्टोरियल एस्पेक्ट से चीजों को देख रहे होते हैं। सो डोनाल्ड क्रेसी कहता है साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। Scientific study to study scientific approach to study criminal behavior is called as criminology। ये डोनाल्ड क्रेसी की डेफिनेशन है। वेबस्टर्स डिक्शनरी भी डिफाइन करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम है एज अ सोशल फिनोमेनन। ठीक है, ताकि हम क्रिमिनल्स के बिहेवियर्स को देख सकें, उनकी फैमिली कंडीशन, व्हाट एवर लेड टू क्राइम, एवरीथिंग। अब यहाँ पर वी ऑल्सो हैव सम एमसीक्यूज और इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्रिमिनोलॉजी को सबसे पहले जो क्रिमिनोलॉजी की ये जो वर्ड है उसको कॉइन किसने किया था, इटालियन ज्यूरिस्ट था। इटली में बहुत ज्यादा क्राइम होता है, माफिया कल्चर लाइक वेरी फेमस। रिमेंबर द मूवी गॉडफादर तो वहीं से उसको याद रखें, लाइक इटली एंड सिसिली, ये ऑल क्रिमिनल, और उसमें बैकग्राउंड में हमारे पास ज्यादातर ये फेमस क्रिमिनल स्टोरीज बैक यू नो डेकेड्स अगो की यहाँ से आती हैं। अब ये जो इटालियन ज्यूरिस्ट था, इसका नाम क्या था, राफाइल, राफाइल गैरो फालो। राफाइल गैरो फालो ने क्या कहा, उसने ये जो है टर्म दी क्रिमिनोलॉजी की। और ये राफाइल गैरो फालो जो है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सीसेर लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो का स्टूडेंट था। अब ये जो सीसेर लोम्ब्रोसो साहब है ना, हु इज ही, he is basically known as the father of modern founder of modern
criminology. This guy is founder of modern criminology. सीज़र लोम्ब्रोसो फाउंडर है मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का। और क्रिमिनोलॉजी का पहला जो टर्म कॉइन की थी वो किसने की थी? वो टर्म कॉइन की है सीज़र लोम्ब्रोसो ने। सॉरी, टर्म कॉइन की है राफेल गैरोफालो ने। राफेल गैरोफालो ने जो है वो टर्म कॉइन की थी इसकी। अब क्रिमिनोलॉजी जो है ना, इसका स्कोप बहुत वाइड है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप देखिए, अगर आप बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि उस शख्स ने ड्रग्स लिए हुए थे, तो हम ये देख रहे हैं कि ड्रग्स का इंसान के हार्मोन्स के ऊपर, उसकी थिंकिंग के ऊपर असर होता है, तो हम उसमें बायो भी पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर हम देख रहे हैं कि सोसाइटी ने उस बंदे को इतना तंग किया हुआ था कि उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो हम सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो साइंस है जो क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी में हम हर तरह से जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब क्रिमिनोलॉजी के बारे में नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है स्कोप। क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है? फॉर दैट आई थिंक लेट्स हैव अनदर स्लाइड। यस, ओके जी। अब हम इसमें देखेंगे स्कोप क्या है, एंड लेट्स जस्ट लेट द बुक पास फर्स्ट। ओके, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, बट यहाँ पे हम कुछ बुलेट पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे। नंबर वन, हम इसमें क्राइम को पढ़ रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं हमने उसका रिस्पॉन्स कैसा देना है, या सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू एनी क्राइम। ठीक है, उसकी वजह भी हम देख रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है। ठीक है, सेकंड में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम साइंटिफिक स्टडी भी कर रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर की, कि क्या चीज़ इंसान को क्रिमिनल बनाती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ criminal behavior. Third, deviance and socially disapproved behavior. अब ये deviance क्या है? Deviance is all about कि एक अगर सोसाइटी का नॉर्म होना, कि एक चीज सोसाइटी में नॉर्मल कंसिडर की जाती है, सोसाइटी की एथिकल और सोशल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, तो डिवियंस अगर कोई बंदा उसके अगेंस्ट जाएगा ना, तो हम बोलेंगे ये डिवियंट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या है, आप जैसे गांव में जाते हैं, यू डू नॉट वेयर जीन्स देन। वाई? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की जो आवाम है, दे वुड कंसिडर यू एज एज अ डिवियंट। अब डिवियंस जो है वो क्राइम नहीं होता, हो भी सकता है बट नहीं भी होता। सो डिवियंस इज ऑल अबाउट कि आप कौन सी सोसाइटी में हैं और वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। तो डिवियंस को स्टडी करना, सोशली डिसअप्रूव्ड बिहेवियर जो है वो भी हम क्रिमिनोलॉजी में देखते हैं। बिहेवियर, ये सारा का सारा किधर देखा जाएगा? क्रिमिनोलॉजी में। देन हम चाइल्ड डेलिक्वेंसी या डेलिक्वेंसी भी देखेंगे। इसमें आई हैव यू नो आई कैन नॉट रिकॉल द नेम, बट एक बहुत फेमस केस था जॉन बने रामजी का। शी वॉज अ चाइल्ड, और वो शी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट, और दो नॉट कंफर्म बट बहुत से लोगों को लगता था कि उसका जो भाई है ही किल्ड हर, और मे बी एक्सीडेंटली, और ये बहुत बड़ा और बहुत फेमस केस है। तो जो चाइल्ड डेलिक्वेंसी है उसको स्टडी करना भी इसी के अंदर आता है। फिर हम क्रिमिनल जस्टिस को भी स्टडी करेंगे। बायो के कंटेक्स में भी हम क्रिमिनोलॉजी देखेंगे। क्राइम स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, कौन सी पॉपुलेशन में कम क्राइम होता है, कौन सी में ज्यादा होता है। फिनोलॉजी यानी इन अ लॉ एंड ऑल, पनिशमेंट एंड ऑल, उसको भी देखेंगे। और सोशियोलॉजी भी देखेंगे।
सोशियोलॉजी में हम सारा देखेंगे सोशल एस्पेक्ट, क्या सोसाइटी ने किसी चीज को तंग किया है, किसी इंसान को तंग किया है, या फिर रिवेंज, सोसाइटी के अगेंस्ट कोई बंदा सोसाइटी से बदला लेने के लिए उसने ऐसी हरकत किया। सो ऑल ऑफ दैट, ये सारा स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आता है। एंड नाउ यू कैन सी इट इज लाइक वेरी ब्रॉड, हर चीज इसमें कवर हो रही है। अब क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना जरूरी क्यों है? व्हाई इज द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लेट्स फिगर them out. Importance. And for whatever reason, the color won't change. अब इसके इम्पोर्टेंस में हमारे पास अगेन बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। नंबर 1, you understand cause of crime and the cause of crime. अगर आपको क्राइम की वजह नहीं पता लगेगी, आप उसको खत्म नहीं कर सकेंगे। सेकंड, पॉलिसी फॉर्मेशन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंट्रोल किया जा सके क्राइम को। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी जो हमें वो थ्योरेटिकल बेसिस देती है फॉर एनेक्ट फॉर एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, तो लॉ क्यों होना चाहिए। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो हम रिहैबिलिटेशन भी देखते हैं कि इनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है और किस तरह से ऑफेंडर्स को ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ऑफेंडर्स की रिफॉर्मेशन के लिए अगेन उसका मतलब रिहैबिलिटेशन ही है। उसके अलावा हम स्टडी करते हैं सोशल फैक्टर्स लीडिंग टू क्राइम, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे सोसाइटी के जिसकी वजह से क्राइम हुआ है। और इसमें हम स्टडी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की भी करते हैं, यानी जो बच्चे या जो अडल्ट्स नहीं होते वो जब क्राइम करते हैं उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं, उनकी साइकी समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड all of this. So all of this comes under the broader criminology. Unfortunately, पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी का कोई खास इतना स्कोप है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर है समथिंग आई वाज बेसिकली एक्सप्लेनिंग, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में क्या फ़र्क है। क्रिमिनोलॉजी जो है वो आपको थ्योरी दे रही है, फ्रेमवर्क दे रही है, बता रही है, वो आपको ये भी बता रही है कि क्रिमिनल लॉ को ऑपरेट किस तरह से करना चाहिए। जबकि क्रिमिनल लॉ जो है उसका मतलब क्या है, वो रेगुलेट कर रहा है कि सोसाइटी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और क्रिमिनल लॉ का मकसद सिर्फ रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है और पनिश करना है अनडिजायरेबल बिहेवियर को। जबकि क्रिमिनोलॉजी उसकी डेप्थ में जाएगी, क्राइम को समझने की कोशिश की जाएगी, उसकी वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी, उसको कैसे ख़त्म करना है उसका वो थियोरेटिकल बेसिस देगी, सजा के अलावा वाला कंपोनेंट, ठीक है, कि किस तरह से उनकी स्कूलिंग बेहतर बनाई जा सकती है, किस तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन की जा सकती है कि वो क्राइम कमिट आइंदा नहीं करें, ऑल ऑफ दैट। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लॉ जो है वो क्रिमिनलाइज कर देता है। कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम को ख़राब लग रही होती हैं लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट्स कंसिडर नहीं की जाती। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, डिवियंस, अभी हमने पढ़ा था। डिवियंस क्या होता है? सोशली डिसअप्रूव बिहेवियर होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट आपने कोई हरकत कर दिया, ठीक है। अब डिवियंस जो है वो क्रिमिनल भी हो सकता है, अगर उस बंदे ने मर्डर कर दिया है, रोबरी कर दिया है, थेफ्ट कर दिया है, तो नॉन क्रिमिनल भी हो सकता है जब अगर उसने लेट्स से कि झूठ बोल रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, तो इस तरह का, या कोई जासूसी वगैरह कर रहा है, तो इस तरह का जो अमल है दैट इज डिविएंट बिहेवियर, ठीक है। बट ये सोसाइटी के अगेंस्ट वाली बात है। सिन क्या है?
सिन में आप डिवाइन खुदा के या आपके जो मजहब के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं, रूल्स हैं, इंजंक्शंस हैं, आप उसको वायलेट कर रहे हो। सिन जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स, वो सिन है, ठीक है, लेकिन ये क्राइम नहीं है। जबकि अगर हम देखें किसी का मर्डर कर देना तो वो सिन भी है और वो क्राइम भी है। सो इविल अगेन, हर वो चीज़ इविल कंसिडर की जाती है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। इविल भी अगेन सिंबलाइज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता क्राइम को। जैसे एक्स्ट्रावेगेंस, कोई बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं फजूल खर्ची हो रही है या दिखावा हो रहा है, हम कहेंगे दीज आर द सोशल इवल्स, ठीक है। जैसे हम इसमें जहेज की एग्जाम्पल लें, सोशल इवल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। हालांकि अब डोरी जो है वो सोशल नॉर्म है। आप ऐसी सिचुएशन में देखिए जो शख्स डोरी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो डिविएंट हो रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी के थोड़ा अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। सोसाइटी तो क्योंकि मेजोरिटी अप्रूव कर रही है। इस्लामिक कंटेक्स्ट में देखें तो आई थिंक डोरी शुड बी नियरली कंसिडर्ड एज अ sin, स्पेशली डिमांड शुड बी कंसिडर्ड एज अ sin। देन इविल में, सोसाइटी में अगेन दिस इज evil, ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट अ crime। वाइस में अगेन, वाइस में ये है कि ऐसी हरकत करना जिसकी वजह से आपके गैर इखलाकी हरकतें के चांसेस बढ़ जाएं या आपके कुछ क्राइम करने के चांसेस बढ़ जाएं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वाइस। जैसे कि कोई शख्स ड्रिंक करता है या सिगरेट पीता है, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज वाइस, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि इसकी रीजनिंग अफेक्ट हो सकती है कि जब वो नशे की हालत में है, जब रीजनिंग अफेक्ट है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो शख्स कोई भी क्राइम कमिट कर सकता है। अब क्राइम और क्रिमिनल्स को हम देखेंगे कि क्रिमिनल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, एंड आफ्टर दैट सिर्फ थ्योरीज रह जाएंगी, दैट आई विल बी मेकिंग इन अनदर वीडियो। अच्छा, जो क्रिमिनल्स होते हैं, अब इसमें हम मुख्तलिफ तरह के देखते होते हैं। कुछ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ये आदि मुजरम है। कुछ को कभी ऐसे ही बाय चांस जिंदगी में मौका मिल जाता है और उनको समझ नहीं आती, और वो ऐसे अब्रप्ट, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हमने ये हरकत आखिर की है तो हमने की क्यों है। उनके पीछे बस उन्हें एक अचानक से अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसके ऊपर अमल कर दिया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिमिनल्स की टाइप्स। इनकी कौन कौन सी टाइप्स है। अब क्रिमिनल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन। हम कम इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब ये है उसको मौका मिला है, कोई ऐसा ओकेजन था, ठीक है। ही कमिट्स क्राइम in response to some external stimulus। ये उस तरह से है कि लेट्स से कि आपने कहीं पे ना अपना फोन गलती से भूल गए, किसी शख्स को नजर आया, उसने पकड़ के अपने पास रख लिया। अब ये हुआ क्या है कि उसको बाहर की एक ऐसी सिचुएशन नजर आई, या वो नियत से नहीं आया, ठीक है, उसको बाहर की एक ऐसी सिचुएशन नजर आई जिसमें उसका दिमाग बस अचानक से स्लिप हो। उसने क्या किया कि मौका है, तो बेसिकली उसने क्या किया, अवेल द अपॉर्चुनिटी। मौका आया तो उसने मौके को पकड़ लिया। अब ये ओकेजनल क्राइम वाले लोगों को सजा अक्सर नहीं दी जाती, उनको क्या किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है, ठीक है। सेकंड में व्हाट वी हैव इज हैबिचुअल, जिसको हम कहते हैं ये तो आदी मुजरम है, ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार चीजें हो चुकी हैं। अब one who commits numerous crime and is deemed to has become a hardcore criminal, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा किया है। जैसे हम पिक पॉकेट्स की बात करते हैं जिन्हें हम जेब कुतरे कहते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। इतना कि उन्होंने इतनी बार किया है कि अब वो आदी और हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन गए। कहेगा कि मेरा तो अब हाथ में ऐसी सफाई आ गई है कि अगले बंदे को पता ही कुछ नहीं चलता। और जिनकी हाथ की सफाई आ गई है इसका मतलब है आदी हो गए हैं। थर्ड, अब ये जो हैबिचुअल है,
इनको आदत लगी हुई है, ठीक है, ये अपने आदत की गुलामी कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको इनकैपेसिटेट की जाए। इनकैपेसिटेट करने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। इनकैपेसिटेटेड यानी उसको आप बंद करके जेल में रख देंगे तो फिर वो कहाँ पर क्या ही करता रहेगा, ठीक। तो हम कहेंगे हमने उसको इनकैपेसिटेट कर दिया, उसकी हमने एबिलिटी ख़त्म कर दी। देन हैबिचुअल के बाद हमारे पास आते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये वो हैं जो कि अर्न करते हैं ब्रेड एंड बटर थ्रू क्राइम। पूरा खाना पीना उड़ना क्राइम के जरिए है, ठीक है। हैबिचुअल क्रिमिनल के अंदर अब देखें, हैबिचुअल क्रिमिनल भी जो है वो खाना पीना जो ज़ाहिर है क्राइम से ही कर रहा है। बट अगर हैबिचुअल आदि मुजरिम जो है उसके अंदर स्किल्स आ जाएं, एक्सपर्टीज आ जाएं, वो प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली प्रोफेशनल इज हैबिचुअल वाला है, हैबिचुअल बट विद स्किल्स, ठीक है। अब उसके अंदर खास स्किल्स आ चुकी हैं तो अब हम कहेंगे ये प्रोफेशनल हो चुका है। देन वी हैव नंबर 4। अब ये जो नंबर 4 है इसमें हमारे पास आते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स। हालांकि चाहे ओकेजनल क्राइम हो, हैबिचुअल हो, प्रोफेशनल हो, इसमें ज़ाहिर नुकसान होता है लोगों का, लोगों के राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशली मॉनेटारली देखा जाए तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इतना फाइनेंशियल लॉस इनमें नहीं होता जितना वाइट कॉलर क्राइम्स में लोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वाइट कॉलर क्राइम्स की उतनी सज़ा नहीं होती। हालांकि जो भी क्रिमिनल एक्शन होता है उसकी सज़ा उसकी इंटेंसिटी के मुताबिक होनी चाहिए। तो वाइट कॉलर क्राइम जिन्हें हम WCCs भी कहते हैं, ये नॉन वायलेंट होता है। सबसे पहले आप इसकी नेचर देख लें, इसमें वायलेंस नहीं होता, नॉन वायलेंट क्राइम। अब ये ज़्यादातर लोग करते हैं वो जो कि हाई स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं सोसाइटी में। हाई स्टेटस इन सोसाइटी वो एंजॉय करना चाहते हैं। जो वाइट कॉलर क्राइम की टर्म थी ना, वो दी थी आरविन सदरलैंड। अब वाइट कॉलर क्राइम्स में हमारे पास किस किस की एग्जाम्पल आती है, इसमें हमारे पास आता है मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर अंदर आपने किसी से डील्स की हुई थी, ब्राइबरी, कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। काम किसी और का था, नाम आपने अपना लगा लिया, दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और ये भी एक वाइट कॉलर क्राइम ही कंसिडर किया जाता है। तो अब तक हमें कितने हमें पता लगे, ओकेशनल, हैबिचुअल, प्रोफेशनल एंड वाइट कॉलर क्राइम्स। नंबर 5। अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम्स जो है ना वो एक अकेला बंदा भी कर सकता है, जैसे कि वो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर रहा है, या टैक्स वॉयलेट कर रहा है, या बैंकरप्सी फ्रॉड जो कर रहा है, तो वो उसका अपना है। उसके अलावा ये इकट्ठा किसी कंपनी के अंदर बैठा हुआ भी हरकतें कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए कर सकता है। उसके अलावा खुद सेल्फ डीलिंग कर सकता है किसी बिजनेस के अंदर, और या बैंक में बैठा हुआ है लेकिन बैंक के रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाइट कॉलर क्राइम्स में आता है। और कभी कभी पूरी की पूरी कंपनी भी जो है वो वाइट कॉलर क्राइम जो है वो कमिट कर रही होती है। जैसे वो झूठा जो है वो ओवर वैल्यूड कोलैटरल शो करते हैं, या फूड एंड ड्रग वायलेशन का ये होते हैं, या फिर वेट्स या मेजर्स ठीक नहीं दे रहे होते हैं रिटेलर्स को, नाप तोल में कमी करके दे रहे हैं। अब उनका मकसद यही है कि वो अपना बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड एज वाइट कॉलर क्राइम्स। देन देयर इज टर्म कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हर वो चीज़ उनको प्रॉपरली प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? जब क्रिमिनल्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वन क्रिमिनल जॉइन हैंड्स या ग्रुप बनाते हैं, क्यों? टू कमिट अ क्राइम। तो हम कहेंगे कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम में मोस्टली बॉलीवुड मूवीज जो हम अक्सर देखते थे, दे आर ऑल वो ऑर्गेनाइज क्राइम को शो करी होती हैं, जिसमें चार दोस्त दे जस्ट मेक अप द होल प्लान कि किस तरह से क्या करना है एंड ऑल। सो दैट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। सो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए क्या ज़रूरी है कि ये दो तीन या तीन से ज़्यादा लोग होने चाहिए इसके अंदर। कुछ टाइम के लिए ग्रुप जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहे और ये क्राइम को कमिट भी करें, और इनका मकसद होता है कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट हासिल करने का। लास्ट टाइप ऑफ crime is called as corporate crimes। ये जो कॉर्पोरेट क्राइम है ये क्या होता है? अब ये ऑस्ट्रियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जॉन ब्रेथवेट ने डिस्क्राइब किया इसको। कंडक्ट ऑफ अ कॉरपोरेशन या एम्प्लॉयज जो कि एक्ट करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। जब पूरी की पूरा एक इंस्टीट्यूट की सारी आवाम जो है वो इस तरह से उनका कंडक्ट हो कि दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट क्राइम कहेंगे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, टैक्स इवेजन आती है, कंज्यूमर रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली कॉर्पोरेशन और employees acting on behalf of corporations, वो जब कमिट करें ना क्राइम, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट क्राइम हो रहा है। सो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स, ठीक है, क्राइम और क्रिमिनल्स की कुछ टाइप्स थी ये। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट थ्योरीज ऑफ क्राइम, जिसमें हम बायोलॉजिकल थ्योरीज देखेंगे कि क्या इंसान के जीन्स या हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल होता है, या फिर उसकी साइकोलॉजी देखेंगे, क्या आप लोगों के साथ बचपन में या कभी कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से अनरिजॉल्व उनके इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। और उसमें हम फिर सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी देखेंगे कि सोसाइटी किस तरह से जो है, कभी कभी सोसाइटी में एक शख्स छोटी सी गलती कर देता है तो सोसाइटी उसको लेबल करना शुरू कर देती है कि ये तो है ही ऐसा एंड ऑल एंड। तो वो किस तरह से सोसाइटी का जो व्यू है वो कैसे किसी शख्स को क्रिमिनल बनने की तरफ लेकर जाता है। ऑल ऑफ दैट वो जो थ्योरीज हैं ऑफ व्हाट मेक्स अ मैन अ क्रिमिनल, लोग क्यों क्राइम करते हैं, ऑल ऑफ दैट इट विल बी इन एन अदर वीडियो इंशाल्लाह।